वो हम लोग नष्ट करना चाहते हैं। उस शेयर मार्केट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ब्याज तो हर आदमी लेगा। पैसा जब से माने हमारा मतलब निजी पैसा है, हम भी माने पैसा अगर आपको देंगे ब्याज तुम लेंगे ही नहीं, वो देना पड़ेगा। पैसा हमसे ले हो मतलब देना है। नीट के जितने एलो क्षेत्र में टहल आने लगे, फिर उनसे संपर्क हुआ एलो का। जब संपर्क हुआ तब लोग जाने कि मुझे जहाँ 10% का ब्याज पड़ता था, आज वहाँ हमारे यहाँ 2% पे पैसा मिल रहा, और 1 सप्ताह के अंदर सारा पैसा मुझे मिल जाता है। जब सारा पैसा मिल जाता है तब लोगों ने अधिक मेहनत लगाना स्टार्ट किया। A stunning range of buttons and jewelry are crafted out of shells from the nearby river. This cottage industry is Bhatna's pride, but it has had its low phase too. 3 साल होने जा रही है हमारे मोतीपुर ब्रांच में। यहाँ पर जब सबसे पहले खुली हुई थी उस वक्त हम लोग काम किए, बहुत उस समय मेहनत किए। और सबसे पहले जैसे छोटे छोटे जहाँ जैसे चूड़ी लहठी की काम होती है वहाँ छोटे छोटे हम लोग ऋण दे करके काम करवाएं। हम लोग को उस समय में लगता था कि ये लोग शायद हम लोगों से पैसा नहीं लेंगे, ये लोग सोचेंगे कि कोई शाहूकार है, यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में हमारे नीट संस्था से पैसा लेकर के नहीं, बल्कि पूरे बिहार में ही सारे लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ के सारे लोग यही कहते हैं कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस जब से आया है नीट संस्था, तब से हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन गई। ये हमारी बातों से नहीं, इनके भी ज़ुबानी से सुन सकते हैं। पहले बहुत लाइफ में कमी थी, मजबूरी थी। अब जो पैसे लिए नीड से, कुछ अपनी पूंजी थी, मिला करके काम चालू किए। हम लोगों को ऐसा लगा कि नीड से पैसा लेकर के हम लोग सुरक्षित हैं। हमने दीदी जी 2 बार लोन लिया है, एक बार 10,000 एक बार 20,000। एक बार दीदी जी लिया तो भैंस लिया, दूसरी बार जो लिया तो उससे दीदी जी अपने बच्चों की एडमिशन करवाया। अड्डी जो बोलते हैं इसको, अड्डी में भी लगाया और परचून की दुकान में लगाया। बचत अपने फ़ायदे के लिए शुरू किया है कि घर में भी बैठेंगे, दुकान में सौदा भी बेचेंगे और हमारे पास 4 पैसे रहेंगे। जो चाहेंगे वो हम खा लेंगे, जो चाहेंगे वो हम पढ़ लेंगे। पहले से हम आगे बढ़ रहे हैं, गरीब नहीं हैं पहले से। और जैसे संसार की देखत में दीदी जी गरीब हैं। ऐसा तो लगता है कि हम जो हमारे पास पैसा हो तो ये खरीद लें वो खरीद लें, लेकिन दीदी जी हमारा भी घर नहीं बना है, हमारा रहने की व्यवस्था नहीं है, तो दीदी जी उसको हम खरीद के धरेंगे कहाँ। मट्टी काम ऐसा है कि समझो जान देना होता है, इनमें जान देना होता है। अब इतना 12 बज रहे हैं, इतना पहर आ रहा है, खाली चाय के पिए हैं। पहले हमको कुछ मालूम था ना इस बैंक के बारे में। हमने पहले जैसे चीज़ थोड़ी बहुत होती थी तो हम सुनार के रखे आते थे। उसके बाद में रमेश आ गए इस क्षेत्र में, तो इन्होंने हमारा प्रचार करा दिया। इनकी जरिए से हमने 10,000 रुपये लिए। 10,000 रुपये ले करके कुछ पैसे अपने पास से कमा करके हमने एक जानवर ले लिया, उसमें एक तांगा बना लिया। तांगा बनाने के बाद में हमारा काम चलने लगा। थोड़ा से पैसा और मिल जाए तो ये टीन ढिला दे, छप्पर है, चूहे लगा था, पानी गिरा चूहे लगा था, तो ऐसे अच्छा टीन है जैसे ढिला लिया तो वहाँ आराम है कि बर्तन हमारा मतलब सुविधा है कि बर्तन हमारा नहीं गली है, आराम है। थोड़ा जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है आराम से। फेयर ट्रेड है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, उनको वजीफ़ा मिलता है और उन्हें रोज़गार अच्छा से अच्छा मिलता है, जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ाती हैं, अपने घरों को अच्छा से चलाती हैं और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं। अपने रोज़गार को चलाने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारा नीट का माइक्रो फाइनेंस इकाई से वो लोन लेती हैं और जो स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है उससे प्रोडक्ट तैयार करके बाज़ार में वो अपने प्रोडक्ट को ले जाती हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मार्केट एक्सपोजर नीट के द्वारा सिखलाया जाता है। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हमारी निर्धन महिलाओं का प्रोडक्ट फैब इंडिया, नोविका,
सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर आगे जा रही हैं। पहले बहुत स्थिति हमारी ख़राब थी लाइफ में, जैसे कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, काम करने की बात ही जाने दिया, आदमी लोगों से हमको पैसा मांगना पड़ता था। चिकनकारी ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि जब हम पहले घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, धीरे धीरे जब हम घर से बाहर निकलने लगे और इसका जो है नीड में मैंने प्रशिक्षण लिया है, सीखा है, तब से हम इसको ले जाके अपने घर में भी करते हैं और महिलाओं को भी देते हैं, उन लोग भी करती हैं। इसके चिकन कढ़ाई के साथ हमारे साथ हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जब से हमने इस चिकन को सीखा है और काम करने लगे हैं, तब से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। जैसे पहले कि हम अपने नाक कान का गिरवी रख देते थे, हमें बच्चों की दवाई करनी है। The historical city of Old Lucknow is where it all began. So this craft is called Lucknow Chicken Kari. Passed on from Mughal times, the wholesale markets are still a hub of activity, selling everything from threads to ready-made garments. This is how NEED's microfinance program has been able to bring together so many dimensions of social and economic development. As you can see, there is much to be done before introducing microfinance, and there is as much to be done afterwards. Dreaming new dreams, we have been following it up with concrete action. Vocational training, skill upgradation, and market linkages are all part of this cycle. Our plan now is to convert many of these cluster-based enterprises into legally recognized producer companies. Both agro-based and craft-based activities have great potential to supply their products to the domestic and international markets. But the most important point in the whole operation is not just the money they earn. The notable point is that the stakes would be their own, that no one can exploit. Working together as a cluster also creates a sort of social capital, a momentum to progress into the future and recognize the value of collective effort. As for patenting of the Lucknow Chicken Kari, it is a delightful reminder that microfinance has the potential to include even intellectual property rights under its umbrella, provided there is a will. Ethical practices, transparency in operations, and a close bonding of NEED's team members with the community translate into faith and trust for the people. Interest rates at reducing balance, quick processing of loan amounts followed by systematic recovery without the use of coercive tactics is of invaluable benefit to the people. Regular meetings with the borrowers are a chance for both sides to seek clarifications. NEED actively engages policy officials, including the police at both local and regional levels, through regular information sharing. This way, its functioning is more participative. We may or may not like, but the police interface is absolutely imperative. Why? I'll give you two reasons for that. Firstly, it's microfinance. Secondly, it is the underprivileged people who are involved, and unfortunately, there are special interest groups who are out to fleece anyone and everyone. Then the other aspect is that there are receivers of finance, so that there is no malpractice, there is no strong arm tactics, there is no browbeating or harassment. Therefore, a police interface is imperative. Yes, the police subculture is such that it leaves something to be desired. But there are good people and there are bad people everywhere, in every segment. And let me assure you that the vast majority of the police identify themselves
with the underprivileged. UP being the biggest state, we are faced with numerous social and economic issues. They are faced with problem of financing because the established institutional mechanism, financial institutional mechanism is not in the reach. In this context, microfinancing or microcredit is the need of the day. Microfinancing along with how they are handling other very important social issues is making a good impact, social impact in the rural area. International volunteers and the youth work towards bridging cultural and conceptual gaps for the sake of a coordinated effort in this sector. My research focuses on the political economy of microfinance, and I'm here basically to investigate how the interests of different stakeholders within the environment of the MFIs. With NEED, I will be working on the stakeholder interests and how the interests of the stakeholders influences their operations. The minute you hear the word microfinance, youth is something that doesn't flash in your mind immediately. And I, being a girl of 23, having observed what the India lives in, of a divide of say 65% to 35% urban to rural, microfinance is something that can bridge a gap between education and non-educated background people. Is there a reason why microfinance is usually channeled through women? Is it empowerment or minimizing risk of default? जो आदमी है तो बाहर इधर उधर काम करने चला जाता है और वो 24 घंटा औरत घर में मिलती है भी, तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे वो अपने बच्चे और खाना पानी की जिम्मेदारी, उसी तरीके से ये माइक्रो फाइनेंस का जो पैसा है उसकी जिम्मेदारी है। In our journey of 15 years, we have also had lessons to learn. I believe this sector is not just about money or portfolio size, but as much about relationship between borrowers and institutions. How we deliver credit, the so-called microfinance products, is as important as what we deliver. I believe this sector could do a lot to adapt to changing times. I think it is time we diversify into offering a range of products, just like banks do. Then it becomes financial inclusion in the true sense. For example, if microfinance institutions were allowed to take savings, it could drastically bring down the cost of operations. So we can pass on the benefit to our clients through lower interest rates. Once we go to the rural poor people, they don't ask first of all what money you have brought. They ask, भैया आप कौन हैं? दीदी आप कौन हैं? क्या करते हैं आप किस गांव के हैं? Microfinance institutions have come up in a very, very powerful way. There are n number of problems. We need to have some kind of common understanding. Altogether, I would say here, cohesive kind of our coordinated effort. Everybody is rushing just for portfolio growth. And that creates recklessness. Too much commercialism, too much profit are literally fracturing the basic premise of microfinance. I think it is the first organization, one of the first organizations in the world to prove good people are bankable. हमको अगर किस्त देना है कि अगर पछड़ जाएगी तो हमारे ऊपर यानी फाइन भी लग सकता है, डबल ब्याज लग सकता है। तो इसलिए जो है कि एक टाइम चाय भले कम पिए, यानी एक टाइम हम अपना खर्च कम कर लें, पैसे अदा करके हमको देना है। Some of the medium-sized Tier 2 microfinance institutions are resorting to maximizing the profit in order to give good return for the investments that they are receiving from commercial investors. Profit has to be there for carrying on this activity and to cover the loan losses that might arise, but it should not be a maximization of the profit, it should be optimization of profit. The poor people are the best examiner. The poor people are the best assessor. My request to rating agencies
to please include the social parameters while rating microfinance institution. I've been spending quite a lot of time in these villages now, and one day a lady called me aside and said, "Didi, whatever you do, please don't take Preeti away." Now Preeti happens to be a staff of need, and that was a very touching revelation because I understood that at the end of the day, relationships make all the difference. जिंदगी एक गजल है, इसमें खुशी और गम है, मुश्किलों को हवा में उड़ाते चलते रहो सदा तुम इन राहों में। जिंदगी एक गजल है, इसमें खुशी और गम है, मुश्किलों को हवा में उड़ाते चलते रहो सदा तुम इन राहों में। जिंदगी एक गजल